नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे असाधारण दिमाग के बारे में बात करने वाले हैं जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण यानी रेनेसां से सदियों पहले ही पूरे ब्रह्मांड की सटीक गणना कर ली थी। इतिहास के पन्नों में ना कई बार कुछ ऐसी महान प्रतिभाएं छिप जाती हैं जिनका काम अपने समय से इतना इतना ज्यादा आगे होता है कि पहली बार सुनने पर यकीन ही नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और तथ्यों को गहराई से समझते हैं। विज्ञान के इतिहास की बात आती है तो हम अक्सर यही मान लेते हैं कि अंतरिक्ष और ग्रहों की गति की पहेलियों को सबसे पहले यूरोप के ही खगोल शास्त्रियों ने सुलझाया था। सही कहा ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि गैलीलियो से पूरे 1000 साल पहले ही किसी ने ये खोज ली थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो दिमाग चकरा गया ना। आइए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने बिना किसी आधुनिक दूरबीन के सिर्फ अपने गणितीय दिमाग से ब्रह्मांड का ऐसा सटीक नक्शा तैयार कर दिया था। 499 ईस्वी। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये इंसान की समझ में आई एक ऐसी छलांग का प्रतीक है जो इतिहास की उन सारी टाइमलाइंस को पलट कर रख देती है जो अक्सर पढ़ाई जाती हैं। देखिए, जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार युग यानी डार्क एजेस से गुजर रहे थे, ठीक उसी समय प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति जन्म ले रही थी। एक ऐसी क्रांति जिसने आने वाले कल के लिए विज्ञान की एक मजबूत नींव तैयार की। भाग 1, 499 ईस्वी की प्रतिभा। तो चलिए उस असाधारण शख्सियत से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की, जिनकी उम्र उस समय महज 23 साल थी। सोचिए, महज 23 साल। कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वहां रहते हुए इस युवा ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो दावे किए, जो कैलकुलेशंस की, वे आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। भाग 2, आर्यभट्टीय को डीकोड करना। अब उनके सबसे महान काम आर्यभट्टीय की तरफ बढ़ते हैं। सच कहूं तो ये कोई आम वैज्ञानिक किताब नहीं है। ये एक ऐसा हाई लेवल और संक्षिप्त वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसे पूरी तरह से कविताओं के रूप में यानी श्लोकों में रचा गया है। विज्ञान और साहित्य का ऐसा कमाल का संगम आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। आर्यभट्ट के इस अविश्वसनीय ग्रंथ की बनावट सच में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, गणित, समय और ग्रहों से जुड़ी इतनी बड़ी बड़ी और मुश्किल गणितीय अवधारणाओं को केवल 123 श्लोकों में समेट दिया। इसके 4 हिस्से हैं। गीतिका पाद में कॉस्मोलॉजी या समय की बड़ी इकाइयां हैं, गणित पाद में आपका गणित है, काल क्रिया पाद में समय का विज्ञान और गोल पाद में खगोल विज्ञान के गहरे रहस्य। ये लिटरली गागर में सागर भरने जैसा था। और ये बात तो और भी शानदार है कि उनका दिमाग असल में काम कैसे करता था। अब इन श्लोकों को छोटा कैसे रखा जाए, इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। संस्कृत के व्यंजनों को सरल संख्याओं से और स्वरों को शून्यों की गिनती से जोड़कर एक पूरी की पूरी नई संख्या प्रणाली ही बना डाली। उदाहरण के लिए जरा इस शब्द को देखिए, ख्योघ्र। इस एक छोटे से शब्द का सीधा सा मतलब है 43,20,000। है ना कमाल? इतने मुश्किल गणितीय डेटा को इतने छोटे से फॉर्मेट में कोड करने की ये तकनीक वाकई बेजोड़ थी। भाग 3, गणितीय चमत्कार और पाई। चलिए अब सीधे उनके गणितीय चमत्कारों की बात करते हैं जिनकी शुरुआत इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं और वृत्तों पर उनके क्रांतिकारी काम से होती है। यही वो जगह है जहां आर्यभट्ट का काम आज के मॉडर्न गणित की एकदम नींव से जाकर जुड़ जाता है। पाई की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने जो एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया, उसे समझना बहुत मजेदार है। आर्यभट्टीय के गणित पाद के 10वें श्लोक में उन्होंने बताया कि 100 में 4 जोड़ें, उसे 8 से गुणा करें, फिर 62,000 जोड़ें और 20,000 से भाग दे दें। ये एक गोल परिधि और उसके व्यास यानी डायमीटर का एकदम स्पष्ट गणितीय अनुपात था। इसे आज के समय में भी बहुत आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब इस फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है तो रिजल्ट आता है 3.1416। आज हम जो पाई की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं उससे अगर इसकी तुलना करें तो ये दशमलव के 4 स्थानों तक बिल्कुल सटीक है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आर्यभट्ट ने इस वैल्यू के लिए आसन्न शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है लगभग या अप्रॉक्सिमेट। मतलब वो यूरोप से पूरे 1000 साल पहले ही जान चुके थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। उनके गणितीय चमत्कारों में एक और बहुत बड़ा नाम आता है कुट्टक विधि का।
कुट्टक का शाब्दिक अर्थ होता है पीसना या किसी चीज को छोटी टुकड़ों में तोड़ना। ये असल में मुश्किल समीकरणों को, जिनमें अनजाने वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करने का एक प्राचीन तरीका था। आज ये जानना बहुत ही रोमांचक लगता है कि ये बिल्कुल वही गणितीय आधार है जिसका इस्तेमाल आज के टाइम में RSA जैसी मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर सिक्योरिटी में होता है। जरा सोचिए, एक 23 साल के युवा ने सदियों पहले हमारी आज की साइबर सुरक्षा का बीज बो दिया था। भाग 4, खगोल विज्ञान और पृथ्वी का घूर्णन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी सोच ने खगोल विज्ञान में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में ये माना जाता था कि पृथ्वी तो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस मान्यता को आर्यभट्ट ने पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने की बात को समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण का सहारा लिया। गोलपाद के श्लोक 9 में वो कहते हैं कि जैसे नाव में बैठा कोई इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसे किनारे की रुकी हुई चीजें पीछे जाती हुई दिखती हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी से देखने पर स्थिर तारे पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं। रिलेटिव मोशन को समझाने का इससे खूबसूरत तरीका और क्या हो सकता है। उन्होंने साफ कर दिया कि तारों का गोला नहीं घूम रहा है, बल्कि हमारी पृथ्वी घूम रही है। जब हम आर्यभट्ट के कैलकुलेशंस को आज के उपग्रहों और लेज़र तकनीक से मिलाते हैं तो उनकी सटीकता देखकर होश उड़ जाते हैं। ये 99.7% तक सटीक बैठती है। एक दिन की अवधि यानी नक्षत्र दिन की उनकी कैलकुलेशन और आज की मॉडर्न वैल्यू में महज 0.009 सेकंड का मामूली सा अंतर है। बिना किसी दूरबीन के सिर्फ और सिर्फ गणित और तारों को देखकर इतनी सटीकता पाना, ये लिटरली कोई जादू नहीं बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। अंतरिक्ष को लेकर उनके साइंटिफिक नजरिए का एक और शानदार उदाहरण है ग्रहण की घटना। उस समय की उन सभी कहानियों को किनारे करते हुए कि ग्रहण राहु या केतु नाम के दानवों के सूरज को निगलने से होता है, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये पूरी तरह से पृथ्वी और चंद्रमा की परछाइयों का खेल है। उन्होंने ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को अंधविश्वास से निकालकर पूरी तरह से वैज्ञानिक तर्कों पर खड़ा कर दिया। भाग 5, महान वैज्ञानिक बहस। अब एक बात बताइए, क्या इतने क्रांतिकारी विचार उस समय बिना किसी विरोध के मान लिए गए होंगे? बिल्कुल नहीं। घूमती हुई पृथ्वी के उनके दावे ने उस समय के बड़े बड़े विद्वानों के बीच एक हलचल सी मचा दी। तो चलिए इस महान वैज्ञानिक बहस पर एक नजर डालते हैं। आर्यभट्ट के लगभग 100 साल बाद एक और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर पृथ्वी घूमती है तो ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज पश्चिम में क्यों नहीं गिरती? ये सवाल अपने आप में ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान को लेकर होने वाली बहसें कितनी जीवंत और ओपन थीं। ये महज कोई विरोध नहीं था, बल्कि तर्कों पर आधारित एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक चर्चा थी। और सच कहा जाए तो ब्रह्मगुप्त की ये आलोचना वैज्ञानिक नजरिए से एकदम सही थी। अगर पृथ्वी घूम रही है तो पत्थर सीधे नीचे क्यों गिरते हैं? इस बात को समझाने के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स की एक पूरी नई शाखा की जरूरत थी। इसके लिए दुनिया को 1000 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, जब तक कि आइजैक न्यूटन ने जड़त्व या इनर्शिया का सिद्धांत नहीं खोजा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्यभट्ट का मॉडल अपने समय की फिजिक्स से भी बहुत बहुत आगे निकल चुका था। भाग 6, तारों के बीच एक विरासत। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। आज के विज्ञान, कैलेंडर प्रणालियों और अंतरिक्ष खोज पर आर्यभट्ट के काम का जो असर है वो हमेशा रहने वाला है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये टाइमलाइन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती है कि आर्यभट्ट अपने समय से कितना आगे थे। कोपरनिकस और गैलीलियो ने जब दुनिया को बताया कि सूर्य केंद्र में है, उसके करीब 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने इसके बीज बो दिए थे। और ये सफर प्राचीन भारत की उस खोज से शुरू होकर 1975 में भारत के पहले अंतरिक्ष उपग्रह की लॉन्चिंग तक आकर अपना एक ऐतिहासिक चक्र पूरा करता है। इस महान गणितज्ञ को आधुनिक विज्ञान की तरफ से जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी गई वो थी भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। 360 किलो का यह अंतरिक्षयान उसी ब्रह्मांड और सौर भौतिकी को समझने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसकी परिक्रमाओं की एकदम सटीक गणना इस विलक्षण इंसान ने सदियों पहले बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने हाथों और अपने दिमाग से की थी। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज हमारे पास लेजर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं, लेकिन अगर 1500 साल पहले एक युवा सिर्फ आसमान को देखकर और कुछ श्लोक लिखकर इस अनंत ब्रह्मांड की धड़कन को इतने सटीक रूप से नाप सकता था, तो इंसान के दिमाग की असली सीमा आखिर है क्या?
इंसान की सरलता और चीज़ों को देखने का नज़रिया हमेशा नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता रहेगा। इसी एक विचार के साथ हमारी आज की यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।